अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं नीलू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। फलों की तुड़ाई के बाद आम के बाग में किए जाने वाले जरूरी कार्य, उचित बढ़वार और कंदों के विकास के लिए हल्दी की फसल में प्रबंधन कार्य, मूली की अधिक पैदावार देने वाली किस्में और उन्नत बुआई तकनीक, आम के बागों से फलों की तुड़ाई का कार्य अब समाप्त हो चुका है। अब जरूरत है बाग में उचित प्रबंधन की, ताकि अगले वर्ष भी इन बागों से अधिक फलत ली जा सके। लेकिन देखा जाता है कि कुछ किसान भाई फलों की तुड़ाई के बाद बाग के प्रबंधन पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते, जिनके कारण बाग में रोग एवं कीटों का प्रकोप होता है। साथ ही बाग में बौर और फलत भी कम होता है। इसलिए इस तरह की समस्या से बचने के लिए आप इस समय आम के बाग में कौन कौन से कार्यों को करें, इस बारे में विस्तार से जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सीपी सिंह से। देखिए, आम की तुड़ाई हो चुकी है और ऐसे पौधे या पेड़ जिनसे आपने फसल की तुड़ाई की है, उनमें आप बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में खरपतवार आज बहुत हो जाते हैं, जिस पर बहुत तरह के कीड़े व बीमारियां जन्म लेती हैं। तो उनको हमें समय समय पर काटते रहना चाहिए, जिससे फसल की सुरक्षा हो सके। साथ ही साथ ऐसे बाग जिनमें जल भराव बहुत ज़्यादा होता है, उससे क्या होता है कि उसमें जो पेड़ों की वृद्धि रुकती है और कभी कभी देखा गया है कि पेड़ सूख भी जाते हैं। अतः जल निकास का अच्छा प्रबंध होना चाहिए और तुड़ाई के उपरांत इसमें गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद डाल देना चाहिए और यूरिया लेकर के और थाले में उसको रख दें, जिससे कि सहायक होगा। और चारों तरफ से मेड़बंदी कर देनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि बारिश में ये गोबर की खाद जो है अच्छी तरह सड़ जाएगी और सड़ने से जो इसमें तत्वों की मात्रा है वो पेड़ों को प्राप्त होना शुरू हो जाएगी। और मेड़बंदी इसलिए करना ज़रूरी है कि बारिश के पानी के साथ अगर हम गोबर की खाद डाल रहे हैं तो उसमें बह जाने की एक समस्या होती है, तो जिससे उसी क्षेत्र में उसी बाग में वो खाद रुकी रहे। किसान भाइयों, रासायनिक उर्वरकों के रूप में 10 साल से अधिक उम्र वाले फल वृक्षों में 2 किलोग्राम यूरिया, 3 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 1.5 किलोग्राम पोटाश प्रति वृक्ष देना चाहिए और इन उर्वरकों की पूरी मात्रा का प्रयोग इस समय अवश्य कर लें। अब ये अगस्त का महीना है। इस अगस्त के महीने में एक बहुत बड़े कीड़े का प्रकोप होता है और जिसके कारण शाखाओं में गांठें बन जाती हैं और ये गांठें अग्रभाग पर और पत्ती की जड़ में बनती हैं। अग्रभाग पर होने के कारण वहाँ पे नई वृद्धि नहीं हो पाती, न फूल फल निकल पाते हैं। अतः इसकी रोकथाम हेतु हम विभिन्न रसायनों का
15 दिन के अंतर पर छिड़काव करते हैं। इनमें रसायनों में आप मोनोक्रोटोफॉस ले सकते हैं, क्विनोलफॉस ले सकते हैं। तो इसकी 2 ml प्रति लीटर की दर से हम इसका घोल बनाते हुए और ऐसे समय पर छिड़काव करें जब बारिश होने की संभावना न हो। और ये ध्यान विशेष रूप से रखें कि जब आप छिड़काव कर रहे हों तो पत्ती के पिछले हिस्से में इसका छिड़काव अवश्य होना चाहिए, क्योंकि ये कीट पत्ती के जो मुख्य शाखा होती है उसमें अंडे देता है और वहीं से निकलना शुरू करता है। तो पीछे का हिस्सा भिगोना बहुत ही आवश्यक है। ये करते हुए आप देखेंगे कि बहुत से ऐसे पेड़ हैं जिनमें आम के हॉपर का बहुत ज़्यादा प्रकोप हुआ था। तो ऐसे बागों में आप पत्तियों पे के ऊपर काली फफूंदी सी आपको नज़र आती है सितंबर अक्टूबर के महीने में, जिससे उसकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित होती है और उसका जो खाना बनने की प्रक्रिया कम हो जाती है। अतः ऐसे पेड़ों पे हम ब्लाइटॉक्स या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करते हैं पेड़ के ऊपर, तो फफूंदी जो है खत्म हो जाती है। किसान भाइयों, इसी समय बागों में डाई बैक रोग भी लगता है, जिसका प्रकोप अक्टूबर और नवंबर में और अधिक बढ़ जाता है। इस रोग में शाखाएं और टहनियां सूखने लगती हैं। देखने में ऐसा लगता है जैसे शाखाएं आग से झुलस गई हैं। शुरुआत में शाखाओं का अगला भाग काला पड़ जाता है और ये कालापन धीरे धीरे बढ़ जाता है और सारा प्ररोह सूख जाता है और साथ में गोंद का रिसाव भी होता है। इस रोग पर नियंत्रण पाने के लिए सबसे पहले रोग ग्रसित शाखाओं की कटाई कर दें। उसके बाद कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 3 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव पूरे फल वृक्ष पर कर दें और संभव हो सके तो इस दवा का पेस्ट बनाकर कटे भाग पर लेप भी कर दें। हल्दी मसालों की एक महत्वपूर्ण फसल है जिसकी खेती किसान भाई बगीचों में अधिक करते हैं। साथ ही साथ कुछ क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर खुले खेत में भी इसकी खेती की जाती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये फसल लंबी अवधि की है, ऐसे में यदि देखभाल में किसी भी प्रकार की कमी होगी तो नुकसान अधिक होगा। इसलिए आप फसल में साफ सफाई, जल निकास और रोगों के निदान पर उचित ध्यान रखें। तो इस प्रबंधन कार्यों को कब और किस तरीके से करना है, आइए जानते हैं। किसान भाइयों, आज मैं आपको हल्दी की फसल में होने वाले सामयिक कार्यों की जानकारी दूंगा। किसान भाइयों, हल्दी की फसल खरीफ के मौसम की फसल होती है और एक ये लंबी अवधि की फसल होती है। इस समय अगर देखा जाएगा, चूंकि बारिश का मौसम है, तो खेत में कहीं कहीं जल भराव की स्थिति है। तो आप जहां पर भी जल भराव की स्थिति है वहां पर आप कोशिश करके खेत में पानी को ना रुकने दें और खेत में जल निकास के लिए पर्याप्त मात्रा में नाली बनाकर खेत से जल निकास सुनिश्चित करें। किसान भाइयों, हल्दी की फसल में कई तरह के खरपतवारों का प्रकोप भी होता है जो कि फसल की वृद्धि व विकास में तो बाधा उत्पन्न करते ही हैं, साथ ही साथ कीट और रोगों को भी बढ़ावा देते हैं। इसलिए आप इन खरपतवारों का समय रहते नियंत्रण किस तरह से करें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार है। इसके बाद दूसरी समस्या जो आती है, इस समय देख रहे हैं कि खरपतवारों की। खरपतवारों से हमारे खेत को मुक्त रखना बहुत ही आवश्यक है। खरपतवारों के कारण बहुत सारे रोग एवं कीटों का प्रकोप हमारी फसलों पर होता है। तो खरपतवार मुक्त करने के लिए अगर पर्याप्त दूरी पे आपने हल्दी लगाई रखी है तो इसमें हम रासायनिक खरपतवारनाशी का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उचित होगा इसके लिए आप कुल्पा, डोरा या फिर हस्त चलित या बैल चलित निंदाई यंत्रों का प्रयोग करें। इससे क्या होगा कि हमारे खरपतवार चूंकि समय समय पर निकालते रहेंगे तो जो पोषक तत्व हमने हल्दी की फसल के लिए दिए हैं वो हमारे पौधों को मिलेगा, जिससे पौधे की बढ़वार अच्छी होगी। हल्दी की फसल से गुणवत्ता युक्त अधिक कंदों की प्राप्ति हो, इसके लिए आपको हल्दी के पौधों पर मिट्टी चढ़ाते हुए उर्वरक प्रबंधन किस तरह से करना है, आइए इसकी जानकारी लेते हैं। किसान भाइयों, खरपतवार जब आप नियंत्रण करते हैं तो साथ ही साथ आप मिट्टी को चढ़ाने का, पहली बार मिट्टी चढ़ाने का कार्य कर लीजिए। क्योंकि ये गठान वाली फसल होती है, जड़ वाली फसल होती है, तो जितना अच्छा हम इसमें मिट्टी चढ़ाएंगे उतना अच्छा इसमें हमें उत्पादन मिलेगा। मिट्टी चढ़ाने के साथ आप इसमें नाइट्रोजन युक्त खाद का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप खाद का प्रयोग नहीं करते हैं तो आप इसमें आजकल जल में घुलनशील बहुत सारे उर्वरक बाजार में
में उपलब्ध है, जिसमें से 19-19 होता है। तो प्रथम बार में आप 4 से 5 ग्राम 19-19 का 1 लीटर पानी में मिलाकर आप छिड़काव कर सकते हैं। तो जैसे जैसे फसल की अवधि बढ़ती जाती है तो इसमें 05234 जो घुलनशील उर्वरक होता है, जिसमें स्फुर और पोटाश की मात्रा होती है, उसका आप 4 से 5 ग्राम प्रति लीटर मान से आप छिड़काव करें। इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि जब कंद बनने की अवस्था आ जाती है उस समय पोटाश की काफी मात्रा में आवश्यकता होती है, तो इसमें आप 0050 का आप छिड़काव अपनी फसल पर कर सकते हैं। हल्दी की फसल को अनेक प्रकार के रोगों द्वारा अधिक हानि पहुंचाई जाती है, जिसके कारण फसल का उत्पादन कम हो जाता है और किसानों को आर्थिक नुकसान होता है। इसलिए आप इन रोगों की शुरुआती अवस्था में पहचान कर नियंत्रण किस तरह से करें, आइए जानते हैं। किसान भाइयों, अब इसमें अगर बात करते हैं तो रोगों की बात करते हैं तो आप देखेंगे चूंकि अभी आरंभिक अवस्था में है तो कहीं कहीं पर भूरे रंग के चिकत्ते आपकी जो पत्तियां होती हैं उसके किनारे पर इस समय दिखाई दे रहे हैं, और धीरे धीरे ये जो भूरे रंग के जो आपको धब्बे दिखाई दे रहे हैं ये बड़े आकार में हो जाते हैं और पत्तियां सूख जाती हैं और पौधे की बढ़वार रुक जाती है। ये एक फफूंद जनित रोग है। अगर इस प्रकार की समस्या आपको खेत में दिखाई दे रही है तो इसमें डायथेन M45 मैनकोजेब जो होता है उसका आप छिड़काव कर सकते हैं। 3 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में मिलाकर आपको छिड़काव करना है। किसान भाइयों, इसके अलावा इसमें एक प्रकंद सड़न नामक बीमारी भी होती है जो कि एक फफूंद जनित बीमारी होती है और ऐसी जगह पे सबसे ज्यादा दिखाई देती है जहां पर मिट्टी में नमी की मात्रा ज्यादा होती है, खेत में पानी रुका हुआ रहता है। अगर इस प्रकार की समस्या खेत में है तो आप देखेंगे ऊपर से पूरी पत्ती पीली पड़ जाती है। पौधे के पास जाते हैं तो पौधा सड़ता हुआ आपको प्रतीत होगा। पौधे की पत्तियां ऊपर उठाते तो तने सहित पत्तियां ऊपर आ जाती हैं और जो कॉलर रीजन होता है या तने के पास तना जो जमीन के संपर्क में होता है वहां पर एक गलन आपको दिखाई देती है। अगर इस प्रकार की समस्या आपको दिखाई दे रही है तो इसके लिए आपको जैविक फफूंदनाशी के रूप में ट्राइकोडर्मा विरिडी 5 ग्राम 1 लीटर पानी में मिलाकर इसकी ड्रेंचिंग जो होती है पौधों के पास पर्याप्त मात्रा से, पौधे का जो तने वाला क्षेत्र होता है वह पर्याप्त मात्रा में आप भिगा दीजिए। इसके अलावा आप रासायनिक नियंत्रण के रूप में आप इसमें आप फफूंदनाशक का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें रिडोमिल, कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब होती है। उसका प्रयोग करके 2 ग्राम प्रति लीटर के मान से आप तने के पास इसको छिड़काव कर दीजिए, जिससे जो होता है पौधा सुरक्षित हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप सब चीजों का ध्यान रखें जिससे हमारी फसल सुरक्षित रहे और आगे वाले समय में अच्छा उत्पादन दे। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। आप लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मूली एक जड़ वाली सब्जी फसल है जिसकी खेती अपने प्रदेश में लगभग साल भर ही की जाती है। तो जो किसान इस समय मूली की खेती करना चाहते हैं वो इसकी बुआई करते समय उन्नत किस्मों का चयन, खाद और उर्वरक की मात्रा, बुआई विधि इत्यादि बिंदुओं पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि किसान इन कार्यों को करने में लापरवाही बरतते हैं, जिससे आगे चलकर उन्हें इस फसल से अच्छा लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए किसान मूली की कौन कौन सी उन्नत किस्मों का चयन करें तथा इसकी बुआई किस प्रकार से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर LM यादव। ये ऐसी फसल है जिसको हम लोग साल भर लगाते हैं, लेकिन थोड़ा मौसम के हिसाब से किस्मों का जो है बदलाव उसमें आ जाता है। अभी ज्यादातर तापमान हम हाई ही कहेंगे और ह्यूमिडिटी भी बढ़ गई है, तो ऐसा मौसम अगर रहता है तो हम लोग पूसा चेचकी, पूसा देसी, इन 2 किस्मों को हम लोग रेकमेंड करते हैं, क्योंकि ये 60 दिन की फसल होती है अमूमन, जो है ऐसा किसान भाई इसको लगा सकते हैं।
अब इसको लगाने के लिए खेत की तैयारी, जैसे गेहूं की खेत की तैयारी किसान भाई करते हैं, अच्छा सा खेत को जोत कर मिट्टी भुरभुरा करके समतल कर लेना चाहिए। उसमें करीब 150 से 200 कुंटल जो है सड़ी हुई गोबर की खाद उसमें मिला दें। और ज्यादा इसमें उर्वरक की मात्रा इसमें कम लगती है। इसमें 60 केजी नाइट्रोजन, 40 केजी फास्फोरस, 40 केजी पोटास देते हैं। तो 30 केजी तो खेत में खाद दे देना है फसल बोते वक्त, और लगभग 30 केजी जो रहता है उसको 2 बार हम टॉप ड्रेस कर लेते हैं। पूरा फास्फोरस पोटास भी हम बुआई करते वक्त डाल देते हैं। 1 हेक्टेयर फसल लगाने के लिए 4-5 केजी बीज की जरूरत पड़ती है। बीज का उपचार जो है किसान भाइयों को जो है कर लेना चाहिए। जीरम हो, थीरम, कैप्टाफ या वेजिस्टीन है, करीब 1.5 से 2 ग्राम दवा 1 किलो बीज को उपचारित करने के लिए पर्याप्त होता है, उससे उनको कर लेना चाहिए। और कतार से कतार की दूरी हम लोग 25 से 30 सेंटीमीटर रखते हैं, और 2 पौधे की बीच की दूरी भी 10 से 15 सेंटीमीटर रखा जाता है। फसल को कोशिश करिए हल्की पतली मेड़ बना करके ही बोएं, पानी ड्रेन होता रहे। बरसात में सब्जियों की खेती में पानी खेत में लगना यही बहुत बड़ी समस्या है, और बहुत घना नहीं लगाना चाहिए। बाकी खरपतवार की समस्या आती है तो सब्जियों की खेती में जो किसान खुद उसमें लगे हुए हैं, अगर वो खुरपी से निकौनी करके खरपतवार मुक्त फसल को रखते हैं तो उनको अच्छी पैदावार मिलेगी। एक चीज और आती है, चूंकि बरसात में कीड़े पत्तियों को बहुत खाते हैं, तो अगर ऐसा लगता है कि वो पत्ते जो चीविंग करने वाले कीड़े हैं, जब पौधा खाने लायक होता है उससे करीब 1 हफ्ते पहले तक अगर ये समस्या आती है तो फॉलीडाल डस्ट करीब 25 किलो 1 हेक्टेयर फसल में भुरकाव करने के लिए जरूरी है। या उसी का जो लिक्विड आता है वो दवा करीब 2 ml पर लीटर जो है पानी में घोल करके उसका छिड़काव कर दें, तो इनमें फिर वो पत्ता काटने वाले जो कीड़े की समस्या वो नहीं होगी। यदि खेत में खरपतवार उगाए हों तो आवश्यकता अनुसार उन्हें निकालते रहना चाहिए। रासायनिक खरपतवार नाशक जैसे पेंडिमेथिलिन 3 किलोग्राम 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 48 घंटे के अंदर प्रयोग करने पर 30 से 40 दिनों तक खरपतवार नहीं उगते। इसके साथ साथ जड़ों पर मिट्टी चढ़ाना आवश्यक है, क्योंकि जड़ें अधिकतर भूमि के बाहर आ जाती है। किसान भाइयों, सामान्यतः मूली 1 से 1.5 माह में तैयार हो जाती है, अतः किस्मों के चयन अनुसार इसकी खुदाई जड़ों के कड़ी होने से पहले मुलायम अवस्था में कर लेनी चाहिए। इस प्रकार किसान भाइयों, बताई गई विधि द्वारा यदि आप इसकी बुआई करेंगे तो प्रति हेक्टेयर औसत उपज 100 से 150 क्विंटल प्राप्त कर अच्छा लाभ ले सकेंगे। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक की कृषि सलाह इस प्रकार है। आने वाले समय में मौसम परिवर्तनशील रहेगा और बादल छाए रहेंगे, जिससे बरसात होने की पूरी संभावना है। और बरसात कुछ हिस्सों में ज़्यादा हो सकती है, कुछ हिस्सों में कम रहेगी, परंतु बादल छाए रहने के कारण हवा में नमी बनी रहेगी। और जिन क्षेत्रों में यह संभावना थी कि कम बारिश होगी, आने वाले समय में शायद उनमें भी बरसात होने की पूरी संभावना है। ये जो बरसात हो रही है या बरसात होने वाली है, इसका आने वाले फसलों पर ऐसा कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, जिससे किसान भाइयों को कुछ परेशान होने की ज़रूरत है, क्योंकि मानसून अपने पूरे समय पर हो रहा है और इसमें कहीं कोई कमी नहीं है। और बादल छाए रहेंगे, समय समय पर बारिश होती रहेगी। किसान भाइयों को ये सलाह है कि अगर बरसात ज़्यादा हो जाती है और आपके खेत में कोई ऐसी फसल खड़ी है जिससे कि पानी खड़े होने से उसको नुकसान होता है, तो पानी के निकास का उचित प्रबंध करके रखें। और इससे जो बरसात के कारण हवा में नमी जो आने वाले समय बनी रहेगी, उससे सीधे तौर पर फसल को कोई नुकसान नहीं होगा, परंतु संभावना ये है कि इस नमी में कीड़े या बीमारियों का कहीं देखा जा सकता है, कीड़े बीमारियों का प्रकोप। किसान भाइयों को यही सलाह दी जाती है कि अगर उनके खेत में ऐसा कुछ बीमारी या कीड़े दिखाई दें इस बरसात के मौसम की वजह से, तो कृषि वैज्ञानिक की सलाह से ही उसमें कोई स्प्रे या उसका उपचार करें। धान की खेतों की मेड़ों को मजबूत बनाएं, जिससे वर्षा का ज्यादा से ज्यादा पानी खेतों में संचित हो सके। मक्का में गुड़ाई करें। निचले क्षेत्रों में मक्का की बिजाई जून के दूसरे पखवाड़े में की गई है। 65 से 85 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से यूरिया धूप वाले दिन डालें। पानी की निकासी सुनिश्चित करें। आजकल मौसम भंडारण किए दानों में घून आदि लगने की संभावना ज्यादा है।
इसके उपचार के लिए सल्फास को गीले कपड़े में डालकर भंडारण किए बर्तन के बीच में डालें व उसे हवा रहित करें। ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में लगाई फसलों में निराई गुड़ाई करें और खरपतवार रहित इसे रखें और ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में मटर, मूली, शलजम, गाजर, पालक आदि में खरपतवार नियंत्रण करें। कद्दू वर्गीय सब्जियों में लाल पंपकीन भृंग के उपचार के लिए डाइक्लोरोवास 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी घोलकर छिड़काव करें। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी के लिए ट्रैप का प्रयोग कर सकते हैं। फल मक्खियों से प्रभावित फलों को तोड़कर गहरे गड्ढे में दबा दें। फल मक्खी के बचाव हेतु खेत में विभिन्न जगहों पर गुड़ या चीनी के साथ मेलाथियान 10% का घोल बनाकर छोटे कप या किसी और बर्तन में रख दें ताकि फल मक्खी का नियंत्रण हो सके। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बरौता, जिला कांगड़ा के कृषक संजय कुमार ने। यह करेला की फसल में किए जाने वाले प्रबंधनों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो संजय कुमार जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। साथियों, सबको मेरा नमस्कार। मैं मंगल सैनिक कांगड़ा से बोल रहा हूँ, कोटकवाड़ा गांव से। कम से कम 20-25 साल से सब्जी उगा रहा हूँ। करेला वगैरह, भिंडी, फली, सभी सब्जियाँ, गोभी वगैरह लगाता हूँ। अभी मैंने करेला लगाया है, तो करेला कैसे लगता है, पहले इसको ना पनीर पौधे जमाने हैं पैकेटों में। एक बीज एक पैकेट में डाल देना है, खाद मिट्टी मिला के, तो बीज लगा देना है। बस बीज थोड़ा 15-20 दिन का हो जाए, उसके बाद खड्डे करने हैं। एक पनीर जैसे क्यारी बना लेनी है लंबी सी, जो आड़ जो बोलते हैं, कांगड़ा में तो आड़ी बोलते हैं। तो एक खड्डे बना लेने हैं। कम से कम एक आड़ में कम से कम 12-14 फुट की आड़ हो, तो उसमें कम से कम 6-7 पौधे लगाने हैं। कम से कम 1.5 मीटर 2 मीटर का फैसला रखना है। अपने खड्डों में जो खाद डालनी है ना, वो देसी खाद जैसे केंचुआ खाद है, 12 बत्ती है, वो खड्डे में डालनी है। उसके बाद ही पौधा लगाना है। पौधे लगाने के बाद कम से कम 15-20 दिन के बाद उसकी रोपाई करनी है। रोपाई करने के बाद कम से कम 1 महीने के बाद जब पौधा हो जाए तो उसको सहारा देना है किसी टहनी से या किसी चीज़ से। जब थोड़ा पौधा जैसे जैसे बढ़ जाए तो चारों तरफ आप खुंडे लगा लिए बांस के ना, बड़े बड़े खुंडे, तो उसको तारों से कस देना है, जैसे तल्लड़ बनाते हैं ना, जाड़ा। उसके बाद रस्सी बोलनी है। जैसे जैसे बेल अपनी जाए ऊपर पहुंच जाएगी, उसके बाद उसको जाड़ा बना देना पूरा। कम से कम 1 फुट का गैप रहे बीच में, वो खाना जो होता है ना 1 फुट का रहे। तो इसको 1 फुट से कम नहीं रखना है। उसके हवा भी लग जाए, जैसे जैसे फल लगेगा वो नीचे आ जाएगा अपने आप। तो उसका पूरा ध्यान रखना है। बेल का जो है ना, हाथ से चलानी है आगे जितनी दूर जा सकती है। से कम जो उसके क्यारे की लंबाई रखनी है, कम 2-2.5 मीटर की हो। ये खुंडा लगाया है, 2 मीटर की दूरी पे खुंडा लगाया हमने, तो 2 फुट की लंबाई है इसमें। जैसे पौधा लगाना तो 1.5 मीटर का अपने फैसला रखना है करेले के पौधे का जो है ना बीच में। जैसे ये लगाया, देखो एक पौधा ये है, दूसरा ये है, 1.5 मीटर की दूरी पे है। तो ऐसे लगाना है, ऐसे इसको बेल को ना ऊपर को चलाना है। और ये देखो लोहे की तार लगी है, ये देखो लोहे की तार लगी है, बीच में प्लास्टिक की रस्सी लगी है। ये रस्सी का गैप रखना है अपने 1 फुट का हो, जैसे ये रखा है। 1 फुट से कम भी हो, कम से कम 5-6 इंच से कम नहीं रखना इसको, 6 इंच से ऊपर ही हो। इसको तारों तरफ जो है खुंडे जो लगाए हैं हमने, इसको स्टे लगानी है। ये स्टे लगी है ना, ये देखो स्टे लगी है। ये नीचे खुंडी लगी है छोटी सी, इसको बांस के जैसे पोल को काटते हैं ना, वैसे खींच के रखना है, जैसे ये ढह ना जाए। जब इसका फल लगता है ना, तो ये ढह जाती है। जितना फल ज़्यादा लगेगा, जितना ही उसको ढहने का खतरा होता है, तो जितनी आप टाइट करोगे उतना अच्छा रहेगा आपका। फसल 30 दिन की होने के बाद इन्होंने 12, 32, 16 खाद की 50 ग्राम मात्रा प्रति पौधे के हिसाब से दी। इसको पानी जब लगाना ना, जब लगाने रोपाई करने के बाद 15-20 दिन के बाद पानी लगाना पड़ता है गर्मियों में। अब बरसात का मौसम आ गया, अब इसको पानी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बिल्कुल पानी नहीं लगाना इसको। अब किसी के हैंडपम्प का पानी हो तो वो लगा सकता है, बस कुल्लों का पानी नहीं लगाना इसको बरसात में।
इसको बीमारी लग जाती है, पीला पत्ता पड़ जाए छोटे पौधे को, तो अपने M45 डालनी है, बेस्टीन डालनी है पहले। इसके बाद कीड़ानाशक कोई भी डालनी है, कीटनाशक जो है ये बाद में डालनी है, जब आपका फूल लग जाए तभी, इससे पहले कोई नहीं डालनी है। दवाइयों का इस्तेमाल कम ही करें, ट्रैप का ज़्यादा करें। ऐसे वाला ट्रैप जो होता है ना, ये जो मक्खू होता है ना, एक डंग मारता है करेले को, डंग मारता है, करेला खराब कर देता है। आपने देखा ना, पीले रंग का हो जाता है करेला। तो जो कीड़ा होता है वो ऐसे वाला होता है, छोटे वाला ना, पीले रंग का, ये देखो बीच में फंसा होता है। इसको ऐसा ट्रैप लगाएं, सारा का सारा इसके बाद खुद ही चले आएगा। जो मक्खू होता है ना डंग मारने वाला, वो घिये में होता है, खीरे में होता है, करेले में होता है, वो सब इसमें फंस जाएगा। फल तोड़ना है तो दवाई नहीं छिड़कनी है। ये कोई मार्केट में जाएगी, कोई खाएगा तो आपको पता कितना नुकसान हो जाएगा। तो हफ्ते के बाद ही दवाई जो छिड़कनी है, तो फल नहीं तोड़ना हफ्ता भर, 1 हफ्ते के बाद ही तोड़ना है। अब ये मेरी फसल जो है तैयार हो चुकी है। 3-4 दिन के बाद मैं तोड़ता हूँ इसको। कांगड़ा मंडी में जाती है, धर्मशाला में भेजता हूँ, पालमपुर में भेजता हूँ, नगरोटा में भी, जितनी मंडियाँ आसपास में हैं मार्केट के हिसाब से जाते हैं। तो 4 दिन के बाद तोड़ना पड़ती है इसको। तोड़ने का पूरा ध्यान रखना है, सफाई रखनी है। सड़ा हुआ फल हो वो उठा के बाहर फेंकना है, वो नज़दीक नहीं रखना है। बाकी पत्ते पुत्ते का भी पूरा ध्यान रखना है। जैसे पीला पत्ता ये तोड़ कर फेंक देना है, इसको रखना नहीं है खेत में। जब सब्जी तोड़ते वक्त, तोड़ाई के वक्त पूरा ध्यान रखना है सब्जी का ना। जो पौधा हो, जैसे इससे छोटा पौधा नहीं तोड़ देना, छोटा फल जो है ना, फल जो तोड़ना है वो इतना हो। 4 दिन के बाद हमें तोड़ाई करनी है। आप 5 दिन में तोड़ोगे तो बड़ा बड़ा हो जाएगा, मार्केट में चलेगा नहीं, बिकेगा नहीं। तो आपने जो तोड़ना है सोच समझ कर तोड़ना है 4 दिन के बाद। ये जो मंडी में हम बेचते हैं इसको, तो 2 कनाल का एरिया है ये, 2 कनाल का 2-3-4 महीने फसल चलेगी। अब बरसात में ये ज़्यादा बारिश भी होगी तभी भी फल देगा। ये ऐसे है, सब्जियाँ सभी बंद करे हो जाती हैं, खीरा खारा ख़त्म हो जाता है, घिया वगैरह। ये करेला है, भिंडी है, ये लगातार चलती है। जो बरसात के मौसम में भी लगती है। मंडी में हर रोज़ का रेट अलग होता है, कई बार ठीक भी रहता है, कई बार कम भी हो जाता है। तो ऐसा भी चौथे दिन में फसल तो तोड़नी है ना, रेट जाए जो मर्जी हो कम। इस भी अभी भी ये 15-20 के करीब बिक रहा है मंडी में। अब जानते हैं इनके आय व्यय के बारे में। अभी तक मंगल सैनी को इस फसल से 6 टन करेले का उत्पादन प्राप्त हुआ, जिससे औसत बाजार मूल्य 15 रुपए प्रति किलो के हिसाब से कुल 90,000 रुपए की आय हुई। और इस फसल से अच्छे उत्पादन की प्राप्ति हेतु कुल प्रबंधन खर्च 15,000 रुपए आया, जिसको कुल आय में से घटाने पर 75,000 रुपए की शुद्ध आय प्राप्त हुई। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। देसी पशुओं की नस्ल सुधार पर जानकारी। गेंदा की रुपाई और रुपाई के बाद के जरूरी प्रबंधन। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadaata.hp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Thank you.